नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 5th चैप्टर का अंतिम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे शिथिल्य वक्र क्या होता है, इसके साथ में शिथिल्य वक्र के महत्व भी इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में चुंबक क्या होती है, चुंबक कितनी प्रकार की होती है, स्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त जो पदार्थ है उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का आप अंतिम वीडियो अब देख रहे हैं। हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व एक दो टर्म में आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। चुंबकन, देखिए नाम तो सुन लिया होगा अब तक, चुंबकन। चुंबकन चुंबकन का मतलब है पदार्थ का चुंबकित होना, पदार्थ का चुंबकित होना। अब कोई भी पदार्थ चुंबकित कब होगा, हम किसी पदार्थ को चुंबकित कब कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यदि पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उसके अंदर यदि चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए या किसी भी तरीके से यदि चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम चुंबकन कहेंगे। तो यदि चुंबकन होने का मतलब पदार्थ को हम चुंबकित कर रहे हैं और कोई पदार्थ चुंबकित होता है, इसका मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रिएट हो गया है, उत्पन्न हो गया है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है। देखिए, यदि हम लोहा चुंबकीय पदार्थ लेकर चलते हैं तो लोहा चुंबकीय पदार्थ के अंदर डोमेन होते हैं और डोमेन यदि एक दिशा में संरेखित हो जाए, डोमेन क्या हो जाए? एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उस पदार्थ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, पदार्थ चुंबकित हो गया, पदार्थ का चुंबकन हो गया है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तभी क्रिएट होगा जब लोहा चुंबकीय पदार्थ में डोमेनों का संरेखण हो जाता है, एक ही दिशा के अंदर व्यवस्थित हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं चुंबकन। क्लियर? तो चुंबकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहा चुंबकीय पदार्थ में मौजूद डोमेन संरेखित हो जाते हैं, चुंबकन कहलाती, मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। क्लियर? अब हम इसका ठीक अपोजिट विचुंबकन। विचुंबकन, देखिए विचुंबकन का मतलब है कि आपके पास में कोई मैटर है, पदार्थ है और वो चुंबकित है। पहले से क्या है? चुंबकित पदार्थ में जो डोमेन मौजूद होते हैं उनको अव्यवस्थित करना। डोमेन चुंबकित पदार्थ है तो इसका मतलब है कि उसमें मौजूद जो डोमेन है वो एक ही दिशा में मौजूद है, एक ही दिशा में संरेखित है। और विचुंबकन किसे कहेंगे? जो संरेखित डोमेन है उनको अव्यवस्थित करना, फिर से उनमें जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ है उसको नष्ट करना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समाप्त करना। तो चुंबक डोमेनों का जो संरेखण है उनको अव्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम विचुंबकन कहेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट करने की जो प्रक्रिया उसको विचुंबकन कहेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को शून्य कर दें तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विचुंबकन कहेंगे। तो चुंबकन विचुंबकन समझ में आ गया। अब हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं, शिथिल्य वक्र। शिथिल्य वक्र जिसे अंग्रेजी में कह रहे हैं हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस देखो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इतिहास से रिलेटेड नहीं है। हिस्टेरिसिस का मतलब है कि जो चुंबकन होता है उसका पीछे पीछे चलना, धीरे धीरे चलना। ये जो वर्ड है हिस्टेरिसिस, इसका मतलब होता है चुंबकन का धीरे धीरे चलना। इससे शिथिल्य का मतलब होता है तो जो ढीला ढाला हो, जो शिथिलता से चलता हो। और ये जो वक्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। और इसके अंदर जो देखो, अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि इसको शिथिल्य वक्र क्यों कहते हैं। पहले जो शिथिल्य वक्र होता है वो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
जिसे हम कैपिटल बी से कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल बी से लिखते हैं, तथा चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र को हम कैपिटल एच से लिखते हैं। चुंबकन क्षेत्र के स्थान पर चुंबकन की तीव्रता भी ले सकते हैं, बट मोस्टली जो बुक्स वाले हैं वो क्या लेकर चलते हैं, एच लेकर चलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम बी लिखते हैं, चुंबकन क्षेत्र को एच से लिखते हैं, या इसके स्थान पर चुंबकन की तीव्रता भी ले सकते हैं। क्या लिया जा सकता है, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। चुंबकन की तीव्रता को किससे लिखा जाता है, कैपिटल एम से, के मध्य खींचा गया ग्राफ, के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ सेतिल्य वक्र कहलाता है, सेतिल्य वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सेतिल्य वक्र कहलाता है। तो बी और एच के मध्य खींचा गया जो ग्राफ होता है उसको हम सेतिल्य वक्र कहते हैं। इसे बी एच वक्र भी कह देते हैं, बी एच वक्र भी इसको कहा जा सकता है। अब देखिए, बी और एच के मध्य हम वक्र खींचेंगे तो किस तरीके का वक्र प्राप्त होगा, और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स आएगी उनका हम यहां पर अब अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी वीडियो पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, एक एक चीज को यहां पर आप लोग समझेंगे। तो ये फिजिक्स के सब्जेक्ट किस टाइप का है कि आप लोग यदि इससे दूर भागेंगे तो ये अपने आप समझ में नहीं आएगी। समस्याओं से जुड़ा रहना जरूरी है। यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एक बार उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखकर छोड़ देते हैं, वो इस तरीके से नहीं आएगा। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उस टॉपिक को समझने का दोबारा प्रयास करें, तीसरी बार प्रयास करें, जरूर आ जाएगा। कोशिश करेंगे तो ही आएगा। यदि एक बार में यदि फिजिक्स समझ में आ जाएगी तो फिजिक्स का जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगी। इतनी इजी नहीं है, लेकिन इतनी भी जटिल नहीं है कि आप समझने का प्रयास करो और फिर समझ में भी नहीं आए। तो जितनी आप गहराई में जाएंगे उतनी ही ये अच्छे से समझ में आएगी, और एक बार यदि समझ में आने लगे तो फिर इसमें इंटरेस्ट भी आता जाएगा। तो अच्छे से समझने का प्रयास करें और समस्याओं के साथ में जुड़े रहें, समस्याओं से भागे नहीं। भाई न्यूमेरिकल नहीं आता तो न्यूमेरिकल को देखकर घबराना नहीं है, उस न्यूमेरिकल के पीछे पड़ जाओ कैसे होगा, तभी पॉसिबल है कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, फिजिक्स को भी आप अच्छे से समझ पाए। और न्यूमेरिकल जितने करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है उतने ही ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको भागना नहीं है, समस्याओं के साथ में जुड़े रहना है, समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करना है। तो देखिए, यदि हम यहां पर अब हम फिर से इस टॉपिक की ओर लौटते हैं, बी एच वक्र, सेतिल्य वक्र, किसी मैटर के लिए हम बी एच वक्र खींचेंगे, अर्थात उस मैटर के ऊपर हम एच लगाएंगे, तो उसमें उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके मध्य हम वक्र खींचेंगे। लेकिन मैं थ्योरी यहां पर कम पुट कर रहा हूं, थ्योरी को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको नोट्स इसके प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, हम जो वक्र खींचेंगे वो वक्र है बी और एच के मध्य, बी और एच के मध्य हम वक्र खींचेंगे, सेतिल्य वक्र ही होगा। ये इधर हम ले रहे हैं बी और इस एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं एच। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जैसे हमारे पास में कोई मेटल है, इसको हम करेंगे, इसका चुंबकन और विचुंबकन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चुंबकन, फिर इसका विचुंबकन करेंगे। मतलब पहले इसको चुंबकित करेंगे और फिर इसका विचुंबकन करेंगे। क्लियर हो गया? तो चुंबकन और विचुंबकन करते हैं तब सेतिल्य वक्र प्राप्त होता है। सेतिल्य वक्र किनके मध्य खींचा जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा चुंबकन क्षेत्र H के मध्य। देखो, इन दोनों वर्ड्स में भी आप लोग डिफरेंस कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कैपिटल B और चुंबकन क्षेत्र का मतलब है H।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप बहुत पहले बहुत बार पढ़ चुके, चुंबकन क्षेत्र की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, बट फिर से समझ लीजिए कि किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उस पर लगाया गया जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। देखो एक बार फिर से सुनना, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उस पर लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकन क्षेत्र है। लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकन क्षेत्र है। किसी मैटर को चुंबकित करने के लिए जो आवश्यक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहेंगे। कैपिटल एच से लिखा जाता है। क्लियर? ये हमारे पास में कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है? लोहा चुंबकीय पदार्थ। अब इसे हमारे को करना है बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित। इसे चुंबकित और विचुंबकित करने के लिए हम इसे एक परिनालिका के सेंटर में, क्रोड में, मध्य भाग में रख देंगे। क्योंकि परिनालिका के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इसको एक परिनालिका के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। परिनालिका के अंदर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लोहा चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, अर्थात उसका चुंबकन हो जाएगा। और परिनालिका, चलिए मैं यहां पर आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए बता ही देता हूं। ये हमारे पास में परिनालिका है। ये क्या है? परिनालिका। और इस परिनालिका के ऊपर हम जानते हैं कि विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। और जब इन वायर्स में से करंट का फ्लो होता है तो इसके मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और हम ये जानते हैं कि लोहा चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो परबलता से चुंबकित हो जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परबलता से चुंबकित हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है तो इस अंगुलियों की दिशा में इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो आप लोग, अब देखो हम इस मैटर के ऊपर फिक्स करेंगे, लोहा चुंबकीय पदार्थ के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। ये हमारे पास में लोहा चुंबकीय पदार्थ है, इसे परिनालिका के अंदर रखा हुआ है। ये यहाँ पर इस दिशा के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हमें इधर मतलब ये जो परिनालिका है ना, वो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया, इसका मतलब है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आप लगा रहे हैं ना परिनालिका के जरिए, उसको ही हम कह रहे हैं चुंबकन क्षेत्र। उसी को क्या कहा जा रहा है? चुंबकन क्षेत्र। तो मैं यहां पर इस बी को न लिखकर इस दिशा में आपने क्या लगा दिया है? एच लगा दिया है। इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र में। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हम इस तरीके से जानते हैं, B बराबर होता है म्यू 0H। लगता तो ऐसे है कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस फॉर्मूले से, सूत्र से तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और दोनों के मध्य वक्र खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इस रिलेशन से तो यही लगता है B और H के मध्य खींची गई जो रेखा है, ग्राफ है, वो एक सरल रेखा होनी चाहिए। बट विद्यार्थियों ऐसा नहीं होगा। क्या होगा अभी हम देख लेते हैं। एक बार मैं इसे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको मैं यहां से मिटा देता हूं समझने के लिए। तो पदार्थ का चुंबकन करने के लिए उसे हम परिनालिका के अंदर रखेंगे। कहां पर रखेंगे? परिनालिका के अंदर, क्योंकि परिनालिका है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसलिए उसे हम परिनालिका के अंदर रखते हैं विद्यार्थियों। क्लियर? देखिए ये हमारे पास में है लोहा चुंबकीय पदार्थ। ये क्या है? लोहा चुंबकीय पदार्थ। और इसे चुंबकित करने के लिए इसका हम क्या कर रहे हैं? चुंबकन। इसे हमें क्या करना है? चुंबकित। और उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? चुंबकन। चुंबकन करने के लिए हम इस दिशा में क्या लगा देते हैं? एच लगा रहे हैं। ये एच क्या है? क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। इसके अंदर बहुत सारे डोमेन हैं। जिधर आपने एच लगाया उस दिशा में ही जो डोमेन है वो संरेखित हो जाते हैं। इस दिशा में डोमेन क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे। और जिधर डोमेन संरेखित होते हैं पदार्थ में, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। देखो एक बार इस चीज को क्लियर कर लीजिए। चलिए मैं फिर से बता देता हूं। ये जो एच है वो क्या है? इस पदार्थ को
चुंबकित करने के लिए लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब है कि ये जो एच है वो एक तरीके का चुंबकीय क्षेत्र ही है। एच क्या है? एक तरीके का चुंबकीय क्षेत्र है जो किसी पदार्थ को चुंबकित करता है। क्लियर? तो यहां पर इस पदार्थ को चुंबकित करने के लिए हमने क्या लगाया? चुंबकन क्षेत्र एच लगाया। जब चुंबकन क्षेत्र एच लगा दिया तो इस लोहा चुंबकीय पदार्थ में मौजूद जो डोमेन है वो संरेखित हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एच लगा रहे हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? बी उत्पन्न होगा। एच लगा रहे हैं तो पदार्थ में क्या उत्पन्न होगा? बी उत्पन्न होगा। तो यहां पर हमने एच लगा दिया है तो इस दिशा में बी उत्पन्न हो जाएगा। जिस दिशा में आपने एच लगाया उसी दिशा के अंदर क्या उत्पन्न हो गया है? चुंबकीय क्षेत्र बी क्रिएट हो गया है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे जैसे आप एच का मान बढ़ाएंगे उसी क्रम में बी का मान भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एच का मान बढ़ाया, ये जो वक्र है इसको मैं बिंदु ओ से स्टार्ट कर रहा हूं, और जैसे जैसे आपने एच का मान बढ़ाया जो बी का मान है वो बढ़ता चला जाएगा। देखो, वक्र को आप लोग समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपने एच बढ़ाया, चुंबकन क्षेत्र बढ़ाया, तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी हिसाब से, हालांकि एकदम समानुपातिक रूप से तो नहीं है, बट बढ़ रही है। एच का मान बढ़ाने पर बी का मान बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे आपने एच इधर बढ़ाया तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में क्रिएट, पहले ये मैंने डोमेन दिखाए, या आप एरो के निशान इस मीटर के अंदर देख रहे हैं, ये क्या है? डोमेन। तो एच जिस दिशा में लगा है डोमेन उसी दिशा में संरेखित हो जाता है, बी उसी दिशा में क्रिएट हो जाता है और इस टाइप का वक्र प्राप्त होता है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता हुआ यहां पर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पश्चात इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। इससे ज्यादा ये चुंबकीय गुण ग्रहण नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति इसे कहा जाएगा। देखो, एक एक करके इन पदों को भी हमें समझना है। तो चुंबकीय संतृप्ति का मतलब है एच का मान चाहे कितना भी आप बढ़ा दें लेकिन बी का मान नहीं बढ़े, तो उस स्थिति को हम चुंबकीय संतृप्ति कहेंगे। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय संतृप्ति। बी का मान अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। एच का मान आप कितना ही बढ़ा दें बट बी का मान नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब है कि सारे के सारे डोमेन है वो संरेखित हो चुके हैं। अब इसके अंदर और डोमेन नहीं बचे हैं, सारे के सारे डोमेन क्या हो गए? एच की दिशा में संरेखित हो गए, बी अधिकतम प्राप्त हो गया है। क्लियर? इस स्थिति को हम चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। मतलब अंतिम स्थिति आ चुकी, इससे ज्यादा इसको चुंबकित नहीं कर सकते, ये संतृप्त अवस्था कहलाती है। क्लियर? तो चुंबकीय संतृप्ति आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आने के पश्चात जो एच है उसको हम अब कम कर रहे हैं। एच का मान क्या कर रहे हैं? कम। यहां से एच का मान जब हम कम करेंगे, देखो पहले मैंने जो एरो की निशान लाइन है वो काफी लंबी दिखा रखी थी, तो जो हमारे पास में एच है उसका मान कम करेंगे तो बी का मान भी कम होता जाएगा, लेकिन बी का मान उस क्रम में कम नहीं होता। ये जो डोमेन है वो भी देखिए, मैंने संरेखित वाले डोमेनों को दिखाया है, डोमेन भी जो संरेखण है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप एच का मान कम करेंगे बी का मान भी कम होता चला जाएगा। लेकिन एच का मान आप कम करते करते बहुत कम कर देते हैं, लेकिन बी का मान धीरे धीरे कम होता है। एच का मान तेजी से कम कर रहे हैं बट बी का मान धीरे धीरे कम होता है। एच का मान कम करते करते क्या कर दिया आपने? शून्य कर दिया। एच का मान क्या कर दिया आपने? शून्य कर दिया है, लेकिन बी का मान अभी भी शून्य नहीं हुआ है, इतना बच गया है। कुछ डोमेन अभी भी संरेखित है। तो देखिए, जो वक्र है वो किस टाइप का प्राप्त होता है? एच का मान शून्य कर देने पर भी इस टाइप का वक्र प्राप्त होता है। देखिए, ये बिंदु ए दे देता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं बी, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं सी। देखो, इसका मतलब क्या हुआ है? आपने एच का मान क्या किया? कम करते 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 शून्य कर दिया। एच का मान कम करते करते कितना कर दिया?
शून्य कर दिया है, बट जो B का मान है वो भी शून्य नहीं हुआ है। O से लेकर C तक इतना मान शेष रह गया है, अभी शून्य नहीं हुआ है। तो देखो H का मान शून्य कर देने पर भी चुंबकीय क्षेत्र यहां पर शून्य नहीं होता, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रह जाता है, इसलिए उस को हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? अवशेष चुंबकत्व कहा जाता है। तो अवशेष चुंबकत्व क्या है? H का मान, देखो इनकी जो डेफिनेशन है उनको आप सुन लीजिए। अवशेष चुंबकत्व, अवशेष चुंबकत्व को हमने यहां पर इस ग्राफ में OC से दिखाया है। OC, ये O से लेकर C तक का जो भाग है वो अवशेष चुंबकत्व को बताता है। इसका मतलब क्या है वो सुन लीजिए कि H का मान शून्य कर देने पर भी, मतलब चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर देने पर भी यदि जो चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है उसे अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। जो इतना चुंबकीय क्षेत्र शेष रह गया तो इसको हम कहते हैं अवशेष चुंबकत्व है। और पदार्थों के इस गुण को हम धारणशीलता कहते हैं। धारणशीलता का मतलब है कि आपने चुंबकन क्षेत्र लगाया, उसको हटा लिया, फिर भी जो चुंबकीय गुण उसके अंदर मौजूद रह गए, तो उस गुण को हम कहते हैं धारणशीलता। पदार्थ के इस गुण को क्या कहा जाता है? धारणशीलता कहा जाता है। तो धारणशीलता का मतलब क्या है? पदार्थ का ऐसा गुण जिस पर से चुंबकन क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी, चुंबकन क्षेत्र हटा लेने के बाद भी जो चुंबकीय गुण शेष रह जाते हैं उस गुण को ही हम धारणशीलता कहेंगे। क्या कहा जाएगा? धारणशीलता कहा जाएगा। क्लियर? तो विद्यार्थी ग्राफ यहां से लेकर OABC तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब विद्यार्थी हम क्या करते हैं, इस लोहे चुंबकीय पदार्थ का विचुंबकन करते हैं। विचुंबकन करने का मतलब है आपने पहले जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा था उसकी विपरीत दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र लगा दीजिए। सारे के सारे डोमेनों को हमारे को अव्यवस्थित करना है। विचुंबकन का मतलब यही हुआ, सारे के सारे डोमेन है उनको क्या करना है? अव्यवस्थित करना है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप लोग H देख रहे हैं इस दिशा में लगा देंगे। तो इस दिशा में लगा देंगे, तो आपने H इस दिशा में लगा देंगे। कुछ डोमेन अभी भी इस दिशा में मौजूद हैं, तो पहले ये जो डोमेन है वो अव्यवस्थित होंगे। तो धीरे धीरे जब H का मान बढ़ेगा तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम, क्योंकि सारे के सारे डोमेन अव्यवस्थित हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब H आपने ऋणात्मक दिशा में लगा दिया है, H आपने कौन सी दिशा में लगा दिया है? ऋणात्मक दिशा में। अब इधर जो H होगा वो माइनस में होगा, इधर जो H होगा वो किसमें होगा? माइनस में। तो ऋणात्मक दिशा में H का मान आप बढ़ाते जाएंगे तो B का मान कम होता होता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए कि ऋणात्मक दिशा में H का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं निग्रह क्षेत्र। तो यहां पर जो निग्रह क्षेत्र है वो O से लेकर D तक का जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे निग्रह क्षेत्र। क्या कहा जाता है? मैं यहां पर ही लिख देता हूं कुछ डेफिनेशन। निग्रह क्षेत्र, निग्रह क्षेत्र का मतलब क्या है? जो कि OD से रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ में, कि चुंबकन क्षेत्र का ऋणात्मक दिशा में वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए निग्रह क्षेत्र कहलाता है। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि H का वह ऋणात्मक मान जिस पर B का मान, देखो B यहां से कम होता 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 यहां पर 0 होगा, तो यहां पर आती क्या हो गया? B का मान 0 हो गया। तो ऋणात्मक दिशा में H का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए निग्रह क्षेत्र कहलाता है। और पदार्थों के इस गुण को निग्राहिता कहते हैं। देखो इस गुण का मतलब क्या है, यहां पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आप इतना चुंबकन क्षेत्र लगाएंगे तब उसमें से चुंबकीय गुण नष्ट होंगे। तो निग्रह क्षेत्र जितना अधिक होगा उसमें से चुंबकीय जो चुंबकन हो चुका पदार्थ उसमें चुंबकीय गुण नष्ट करने के लिए हमें अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा। देखो इसको एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। निग्रह क्षेत्र अधिक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर
से जो चुंबकीय गुण है उसको नष्ट आसानी से नहीं कर सकते। निग्रह क्षेत्र कम है, इसका मतलब उसमें से चुंबकीय गुण आसानी से नष्ट हो जाएंगे। तो ये जितना अधिक होगा तो उतने ही मुश्किल से उसमें से चुंबकीय गुण नष्ट होंगे। इसका मतलब है उतना ही मुश्किल से विचुंबकन होगा। क्लियर? देखो यहां पर बी 0 हो गया, इसका मतलब ये विचुंबकन हो गया। तो निग्रह क्षेत्र जितना अधिक होगा तो विचुंबकन भी उतना ही मुश्किल से होगा। क्लियर हो गया? विचुंबकन का मतलब तो आप जानते ही हैं। विचुंबकन का मतलब है डोमेनों का अव्यवस्थित करना, चुंबकीय ध्रुवों को नष्ट करना। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यदि हम फिर भी चुंबकीय जो क्षेत्र है वो 0 हो गया, पदार्थ का विचुंबकन हो गया, फिर भी आप एच उसी दिशा में और बढ़ाते जाते हैं। एच आप क्या करते जाते हैं? उसी दिशा में, देखिए यहां तक था और आपने बढ़ा दिया तो इसकी विपरीत दिशा के अंदर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र अब उत्पन्न होने लग जाएगा। विपरीत दिशा में डोमेन संरेखित होने लग जाएंगे। आप यदि यहां से और अधिक एच बढ़ाते हैं, और अधिक बढ़ाएंगे तो और अधिक चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। और विपरीत दिशा में, पहले देखो ये जो मैंने एरो के निशान दिखाए थे उसकी विपरीत दिशा में ये एरो के निशान है। तो जैसे जैसे एच का मान आप फिर से बढ़ाएंगे विपरीत दिशा में इसका चुंबकन होता चला जाएगा। तो देखिए पहले हमने इस दिशा में चुंबकन करवाया, अब इसकी विपरीत दिशा में चुंबकन हो गया। तो यहां से जो ग्राफ है वो देखिए किस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। फिर से हमारे पास में चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त होगी। जो ऋणात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। ऋणात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। पहले वाली जो डायरेक्शन थी उसको आपने धनात्मक लिया, अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या लेकर चलेंगे? ऋणात्मक लेकर चलेंगे। तो यहां पर फिर से चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है, चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त होती है। अर्थात अब इससे ज्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते, इससे ज्यादा इसको चुंबकित नहीं कर सकते। विपरीत दिशा में भी सारे के सारे डोमेन है वो संरेखित हो चुके हैं। सारे के सारे डोमेन क्या हो चुके हैं? संरेखित हो चुके हैं विद्यार्थियों। तो यहां से इससे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हम इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। चुंबकन क्षेत्र का मान चाहे कितना भी बढ़ा लें, बट बी का मान अब इससे ज्यादा नहीं होगा। इस अवस्था को हम चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं, चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं? ऋणात्मक दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है एच, इसको फिर से कम करने लगते हैं। तो विद्यार्थी जैसे इसको एच को कम करेंगे तो बी भी कम होता चला जाएगा। एच का मान और कम करेंगे, बी का मान धीरे धीरे कम होगा। एच का मान तेजी से कम करेंगे बट बी का मान फिर भी धीरे धीरे कम होगा। एच का मान कम करते करते हम शून्य कर देंगे बट फिर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। देखो इस तरीके का ग्राफ आएगा ऐसे। हमने एच का मान यहां तक था, देखो यहां तक था, एच का मान कम करते 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 कितना कर दिया? 0। बट यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऋणात्मक दिशा में इतना फिर भी रह गया है, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र रह गया है, शून्य नहीं हुआ है। तो इस बिंदु को मैं नाम देता हूं F। तो ई से लेकर F तक चुंबकीय क्षेत्र इसमें अब भी मौजूद रह जाता है। इस O से लेकर F तक के भाग को हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं कि चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर देने के पश्चात भी पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है उसको हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। और पदार्थ के इस गुण को धारणशीलता कहा जाता है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहा जाता है? धारणशीलता। अब यदि आप फिर से एच वापस पुनः उसी दिशा में लगाना स्टार्ट कर दें, इस दिशा में स्टार्ट कर देंगे तो देखिए ये कम होता होता क्या हो जाएगा? बी आपने एच वापस उसी धनात्मक दिशा में लगा देंगे तो बी का मान धीरे धीरे कम होता होता कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा विद्यार्थियों। तो ये इस तरीके का जो वक्र है फिर से प्राप्त होगा और फाइनली जो वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होता है ऐसे। तो ये वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होगा, इस तरीके से प्राप्त होगा। बिंदु बी पर जाकर ये मिलेगा, बिंदु बी पर जाकर मिलेगा। देखो यहां पर O से लेकर G तक आपने H का मान धनात्मक दिशा में बढ़ाया तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया? शून्य हो गया। तो H का मान जब आप कितना कर देते, H का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है तो उस भाग को हम कहते हैं निग्रह क्षेत्र। और पदार्थ के इस गुण को निग्रहिता कहा जाता है। और H का मान जब आप शून्य कर देते हैं, H का मान
शून्य कर देते हैं, तब भी जो चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है उसको अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। पदार्थ की इस गुण को धारणशीलता कहा जाता है। और चुंबकीय संतृप्ति क्या होती है कि H का मान और अधिक बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़े तो उस स्थिति को हम चुंबकीय संतृप्त अवस्था, चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक तो चुंबकीय संतृप्ति और एक अवशेष चुंबकत्व और एक निग्रह क्षेत्र है। तो ये तीनों बिंदु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाने चाहिए। जो वक्र है वो O A B C D E F G B के अकॉर्डिंग चलेगा। ये वक्र O से लेकर B तक चला, ये वापस कभी नहीं लौटेगा। यदि आप बार बार इसकी प्रोसेस चुंबकन विचुंबकन करेंगे तो ये इस तरीके से बाहर वाला जो वक्र है इसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ प्राप्त होगा। ये जो O A B वक्र आप देख रहे हैं ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा, जबकि ये B C D E F G B ये वक्र बार बार प्राप्त हो सकता है। क्लियर विद्यार्थी, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको हम BH वक्र या सेतिल्य वक्र कहते हैं। यही क्या है, BH वक्र या सेतिल्य वक्र। समझ आ गया विद्यार्थियों? यदि ये समझ में आ गया है तो इसको हम सेतिल्य वक्र क्यों कहते हैं, अब ये देख लेते हैं। सेतिल्य वक्र की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इसको सेतिल्य वक्र इसलिए कहा जाता है कि जो B है चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान H के पीछे पीछे चलता है। पीछे का मतलब है कि जब H का मान शून्य होता है तो उसके थोड़ी देर बाद में B का मान शून्य होता है। H का मान ऋणात्मक होता है, फिर इसका मान थोड़ी देर बाद में ऋणात्मक होता है, फिर इसका मान अधिकतम होता है, फिर इस पीछे पीछे चलता है। देखो कैसे इसका मान बढ़ रहा है तो B का मान भी बढ़ रहा है, फिर इसका मान हम कम कर रहे हैं तो H का मान तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन इसका मान कम करते करते H का मान तो जीरो कर दिया, बट इसका मान फिर भी जीरो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये इसके पीछे चल रहा है। H का मान ऋणात्मक कर दिया, फिर भी इसका मान अब धीरे धीरे क्या हुआ, शून्य। H का मान जब हमने नेगेटिव कर दिया, इतना देखो नेगेटिव कर दिया, तो अब ये नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो H के पीछे पीछे चलती है, इसलिए इस वक्र को सेतिल्य वक्र कहा जाता है। पीछे पीछे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, इसलिए इसको सेतिल्य वक्र कहा जाता है। सेतिल्य वक्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है, या B और M के मध्य या B और H के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। तो विद्यार्थी, मैंने इस ग्राफ को आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। आप लोगों को ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थी, जैसे हम बात करें ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर भी हम प्रत्यावर्ती धारा में जो चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से आप लोग भी पढ़ने वाले हैं। जो 7th चैप्टर होगा उसमें हम ट्रांसफार्मर देखेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर एक जो लोहे की क्रोड होती है उसका बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है। तो उस क्रोड को इस तरीके से लेते हैं कि सेतिल्य, देखो जब इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है, बार बार चुंबकन विचुंबकन होता है किसी दांत का, तो उसमें ऊर्जा के रूप में हानि होती है, ऊर्जा हानि होती है। उस ऊर्जा हानि को हम सेतिल्य ऊर्जा हानि कहते हैं। तो वक्र का क्षेत्रफल जितना कम होगा, सेतिल्य ऊर्जा हानि भी उतनी ही कम होगी। तो सेतिल्य वक्र का महत्व भी है कि सेतिल्य वक्र को देखते हुए पदार्थ का चयन करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकों का निर्माण करने के लिए चाहे स्थायी चुंबक हो चाहे अस्थायी चुंबक हो, इस वक्र खींचकर ही देखा जाता है कि धारणशीलता किसी मेटर की कितनी है, निग्राहिता कितनी है। उसको देखकर ही हम स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, ट्रांसफार्मर की क्रोड इत्यादि का निर्माण करते हैं। तो सेतिल्य वक्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब विद्यार्थी, ये तो हो गया है हमारे पास में सेतिल्य वक्र। अब हम आगे बढ़ते हैं चुंबक की ओर चलते हैं। चुंबक क्या है कि एक ऐसा मैटर जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक मौजूद रहे, चुंबक कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबक कहलाती है। अब चुंबक दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब है जिसमें बहुत लंबे समय तक जो चुंबकित होने की प्रवृत्ति रहती है, चुंबकीय गुण उसमें मौजूद रहते हैं, चुंबकीय गुण उसमें से आसानी से नष्ट भी नहीं होते, तो उस चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहेंगे। क्या कहा जाएगा? स्थायी चुंबक कहा जाएगा। वैसे चुंबक के बारे में जो बेसिक जानकारी हमने इस चैप्टर के शुरू में ही आप लोगों को दे दी थी। तो विद्यार्थियों, आप लोग अभी तक ये समझ लीजिए कि हमारे पास में ये जो ग्राफ है ये सेतिल्य वक्र है। अब इन्हीं के हम यूज के रूप में हम पढ़ेंगे चुंबक। क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबक।
विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे चुंबक के बारे में। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं, और ऐसे पदार्थ के बारे में हमने पहले इस चैप्टर के प्रारंभ में ही देख लिया था कि जो यूनान है, इसके मैग्नीसिया नामक स्थान पर एक ऐसे पत्थर निकला भूरे रंग का। उसमें कुछ ऐसे गुण थे कि यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता था। इसके साथ में कुछ लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो उसको हमने चुंबक कहा था। तो चुंबक किससे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। चुंबकीय गुण यदि उसमें उपस्थित होते हैं तो वो है चुंबक। वो क्या है? चुंबक। अब ये जो चुंबक होती है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन सी होगी? जिसमें चुंबकीय गुण कई वर्षों तक मौजूद रह सकते हैं, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता हो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता हो और आसानी से नष्ट नहीं होता हो, तो उस चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहेंगे। क्या कहा जाएगा? स्थायी चुंबक कहा जाएगा। अब देखो, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं चुंबक। तो चुंबक क्या है? ऐसा मैटर है, ऐसा पदार्थ है जिसमें चुंबकीय गुण उपस्थित हो। जिसमें क्या मौजूद हो? चुंबकीय गुणों से भरपूर जो मैटर होता है उसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होती है? पहला जो प्रकार है हमारे पास में वो है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक किसे कहा जाएगा? जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक मौजूद रहता हो। चुंबकीय गुण क्या रहता हो? ऐसी चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक मौजूद रहे, लंबे समय तक उपस्थित रहे, स्थायी चुंबक कहलाती है। स्थायी चुंबक कहलाती है। स्थायी चुंबक कहलाती है। तो ऐसी चुंबक जिसमें जो चुंबकीय गुण है वो लंबे समय तक, कई वर्षों तक यदि उपस्थित रह सकते हैं, तो ऐसी चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। जिनका जो चुंबकत्व है वो आसानी से नष्ट नहीं हो, कई वर्षों तक मौजूद रहे और बहुत कम बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होता हो, तो उस चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहेंगे। अब स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त जो पदार्थ है उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? स्थायी चुंबक में प्रयुक्त पदार्थ के गुण। स्थायी चुंबक यदि आप बना रहे हैं तो उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए, पहला जो गुण है वो है उच्च धारणशीलता। धारणशीलता उसकी अत्यधिक होनी चाहिए। उच्च धारणशीलता। धारणशीलता अभी हमने आप लोगों को स्पष्ट कर दी है कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी जो शेष चुंबकत्व रह जाता है, तो इस पदार्थ के इस गुण को हम धारणशीलता कहते हैं। क्या कहा जाता है? धारणशीलता। तो उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? उच्च चुंबकशीलता। उच्च चुंबकशीलता। देखो, चुंबकशीलता का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है वो कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। कोई पदार्थ है वो कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, तो उसको हम चुंबकशीलता कहते हैं। और स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त जो पदार्थ है उसकी जो धारणशीलता है उच्च होनी चाहिए, चुंबकशीलता है वो भी उच्च होनी चाहिए। इसके साथ में तीसरी जो प्रॉपर्टी है वह है उच्च निग्राहिता। उच्च निग्राहिता। निग्राहिता भी क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। देखो, निग्राहिता का मतलब है कि यदि हम उसमें से चुंबकीय गुणों को नष्ट करें
तो आसानी से नष्ट नहीं होंगे। निग्रहिता का मान उच्च है तो चुंबकीय गुण भी आसानी से नष्ट नहीं होंगे। निग्रहिता का मान कम है, इसका मतलब है उसमें से चुंबकीय गुण आसानी से नष्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये किसी स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त जो पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज है। अब जैसे स्थायी चुंबक कौन से मेटल की बनाई जाती है, कौन से पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, तो विद्यार्थियों मुख्यतः जो स्थायी चुंबक होती है वो लोहे की बनी होती है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? लोहे की होती है। लोहा तो होगा ही होगा। स्थायी चुंबक में प्रयुक्त पदार्थ, स्थायी चुंबक में प्रयुक्त पदार्थ देखिए तो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? लोहे की मात्रा होती है। लोहा सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। देखिए कुछ में धातु में लिख रहा हूं, जैसे एल्निको की सहायता से स्थायी चुंबक बनाई जाती है। किसकी सहायता से? एल्निको एक मिश्र धातु है, इसकी सहायता से स्थायी चुंबकें बनाई जाती है। एल्निको के अंदर क्या होता है? देखिए एल्निको का मतलब है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट इसमें होता है। साथ में इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है आयरन। इसके अलावा एल्यूमिनियम होगा, इसमें निकल इसमें होगा, कोबाल्ट इसमें होगा, कॉपर भी इसमें होता है। तो ये एक मिश्र धातु है जिसकी सहायता से स्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। इसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और कॉपर होता है। क्लियर? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट स्टील ये भी एक मिश्र धातु है, इसका भी स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक टिकोनल भी मिश्र धातु है जिसकी सहायता से भी स्थायी चुंबक बनाई जाती है, स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो ये है स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त जो पदार्थ हैं। एल्निको हो सकता है, कोबाल्ट स्टील हो सकती है, इसके अलावा टिकोनल मिश्र धातु भी हो सकती है। अब बात यहां पर आती है कि स्थायी चुंबक बनाएंगे कैसे। विद्यार्थियों कई 100 वर्षों से स्थायी चुंबक का निर्माण किया जा रहा है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैटर को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैटर को रख दीजिए, या बार बार उसे उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित कीजिए, या हम क्या करते हैं प्रणालिका के अंदर उसे रख दीजिए। आपके पास में क्या है? एक प्रणालिका है। ये क्या है? आपके पास में एक प्रणालिका है, इसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार यहां पर लिपटे होते हैं। आप लोग जानते हैं प्रणालिका के अंदर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं और अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? इसकी जो अक्ष होती है उसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उसके अनुदिश कोई मैटर रख देते हैं। या आपने क्या रख दिया? एक पदार्थ रख दिया है, इनमें से किसी एक मिश्र धातु को रख दिया है। जब इस मिश्र धातु को रख देंगे तो इसके अंदर भी जो डोमेन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। और ये जो चुंबक है, ये जो मैटर है, मिश्र धातु है, वो एक स्थायी चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास में मैटर है, ये जो मैटर है ऐसा एल्निको, तो एल्निको ऐसे सीधे चुंबक के रूप में काम नहीं करता। लोहा सीधे चुंबक के रूप में काम नहीं करता, पहले उसे हम चुंबकित करते हैं, और चुंबकित कर दिया तो उसके अंदर से जो चुंबकीय गुण है वो लंबे समय तक मौजूद रह जाएंगे, इसलिए वो स्थायी चुंबक की भांति बिहेव करती है। तो ये हमने प्रणालिका के क्रोड़ में, मध्य भाग में इन मिश्र धातुओं को रखकर एक स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो स्थायी चुंबक क्या होती है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन सी पदार्थ में प्रयुक्त पदार्थ, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके साथ में कौन से पदार्थों का प्रयोग करते हैं और स्थायी चुंबक कैसे बनाई जाती है, ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक क्या है विद्यार्थियों? अस्थायी चुंबक क्या है? अब यहां पर हम देख लेते हैं। साथ में मैं आपको नरम लोहे और स्टील के मध्य सतिले वक्र भी बताने वाला हूं।
अब यहां पर हम चर्चा करेंगे अस्थायी चुंबक। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अस्थायी मतलब है इसमें चुंबकीय गुण निश्चित समय के लिए या जितने समय के लिए हम क्रिएट करना चाहते हैं उतने ही समय के लिए यदि मौजूद रहते हैं तो उस चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो यदि हम समय अपने हिसाब से डिसाइड कर लें और जितने समय के लिए हम चाहते हैं उतने ही समय के लिए यदि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो तो उन चुंबकों को हम अस्थायी चुंबक कहेंगे। तो अस्थायी चुंबक का मतलब क्या है? अस्थायी चुंबक किसे कहा जाएगा कि ऐसी चुंबक जिसमें हम निश्चित समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकें, कि ऐसी चुंबक जिनकी सहायता से निश्चित समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। और देखिए अस्थायी चुंबक का एक एग्जांपल है विद्युत चुंबक और इसकी सहायता से हम अपने इच्छित समय में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब चाहे चुंबकीय गुण समाप्त कर सकते हैं, जब चाहे चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर? देखिए विद्युत चुंबक भी एक परिनालिका के अंदर लिपटा हुआ कच्चा लोहा ही होता है। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके अंदर चुंबकीय गुण क्रिएट हो जाते हैं। जब धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। और विद्युत चुंबक का निर्माण करने के लिए हम कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि उसका आसानी से चुंबकन और विचुंबकन हो जाता है, इसलिए कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों जो विद्युत चुंबक है उसका यूज भी आप देख लीजिए, विद्युत क्रेनों में होता है, विद्युत घंटियों में होता है, चोर घंटी में इसका प्रयोग होता है। तो अलग अलग जगह पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि कच्चे लोहे तथा जो स्टील है उसके लिए सतिल्य वक्र किस तरीके के प्राप्त होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ये हमने ले लिया है इस तरफ B, इस तरफ ले लिया हमने H। स्टील में क्या होता है? कठोर लोहा भी कह सकते हैं इसे, और जो कच्चा लोहा इसे नरम लोहा भी कहा जा सकता है। तो नरम लोहा है वो आसानी से चुंबकित हो जाता है, आसानी से विचुंबकित भी हो जाता है। तो देखिए जो स्टील है उसको चुंबकित करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके के प्राप्त होंगे। देखिए ये हमने ग्राफ यहां पर आप लोगों को दिखाए हैं। ये जो वक्र है आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से ही विचुंबकित, इसमें देखिए धारणशीलता इसकी अत्यधिक होती है। तो देखिए इस वक्र से ही आप लोग समझ लीजिए नरम लोहे की जो धारणशीलता है, पहले मैं बता देता हूं, ये नरम लोहे के लिए, ये स्टील के लिए, ये कठोर लोहे के लिए सतिल्य वक्र है। आप देखिए स्टील के लिए धारणशीलता होती है कम, इसका मतलब है इसमें जो चुंबकीय गुण होते हैं वो कम रह पाते हैं, जबकि नरम लोहे की धारणशीलता होती है अत्यधिक। तो नरम लोहे के अंदर चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा मात्रा में रह जाते हैं, इसलिए नरम लोहे से विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। क्लियर? फिर यहां पर देखिए निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब होता है निग्राहिता अधिक, इसका मतलब है उसमें से चुंबकीय गुण नष्ट करना भी उतना ही मुश्किल कार्य है।
तो निग्राहिता किसकी अधिक है? स्टील की। तो स्टील से चुंबकीय गुण नष्ट करना मुश्किल काम है, जबकि कच्चे लोहे से जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट करना आसान काम है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत चुंबक है उसके अंदर हम निश्चित समय के लिए धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इसकी धारणशीलता होनी चाहिए अधिक। धारणशीलता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, जबकि निग्राहिता कम होनी चाहिए। कच्चे लोहे का ही प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। और कच्चे लोहे के अंदर जो गुण होते हैं वही विद्युत चुंबक की प्रॉपर्टीज होगी। देखो क्या होगी? धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? निग्राहिता कम होनी चाहिए। निग्राहिता क्या होनी चाहिए? कम। तो ये मैंने यहां पर बता दिया। जबकि जो स्टील है वो स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि इसकी निग्राहिता उच्च होती है। स्टील की निग्राहिता उच्च, नरम लोहे की निग्राहिता कम होती है। तो ये हमारे पास में मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, नरम लोहे और स्टील के मध्य, उन दोनों की तुलना भी आप लोगों को समझाइए। विद्यार्थियों, स्थायी चुंबक के जो उपयोग हैं, स्थायी चुंबक का जो उपयोग है वो एमीटर में, रेडियो में, जो लाउड स्पीकर जो भी होते हैं उन सभी के अंदर स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जितने भी स्पीकर चाहे मोबाइल का हो, टीवी का हो और काहे का हो, सब में चुंबक का प्रयोग करते हैं, स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्लियर? और अस्थायी चुंबक जिसमें हम विद्युत चुंबक पढ़ते हैं, इसका उपयोग विद्युत क्रेनों में, विद्युत मोटर में, इनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? विद्यार्थियों, अब यहां पर जैसे हम सेतुल्य जो पास होता है, सेतुल्य जो वक्र होता है, उसका एक उपयोग हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में। हालांकि ट्रांसफार्मर में भी हम और पढ़ लेंगे, लेकिन हम ऐसे पदार्थ का ट्रांसफार्मर में जो क्रोड है वो ऐसे पदार्थ की बनाते हैं जिसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक हो अर्थात चुंबकशीलता उनकी अधिक हो। तो हम एक मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, म्यू मेटल या प्रिमेलो एक मिश्र धातु होती है, उनका हम ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाते हैं। तो विद्यार्थी हम आगे भी देख लेंगे, आप लोग यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा बताया भी नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा वीडियो, इस चैप्टर का अंतिम वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।